स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर सपोर्ट एंड लोकोमोशन फीडल टेक्स्ट बुक से। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मुश्तमिल करता है इन दो चीज़ों पे, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज पे। द स्केलेटन एक्ट इज़ अ फ्रेमवर्क। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है दैट सपोर्ट अ सॉफ्ट टिश्यू। इट्स अलो अ फ्री मूवमेंट थ्रू द एक्शन ऑफ मसल अक्रॉस द जॉइंट। ये फ्री मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हम बोन्स एंड कार्टिलेज की स्टडी के बारे में ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन्स आपको पता होगा, कार्टिलेज हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह पीएमसी के साथ साथ जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पीएमसी में हो, पीएमडीसी में हो, एज सारे बोर्ड क्लियर कर सकें। एन इंडिविजुअल बोन इज कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यू इंक्लूडिंग बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। एक अकेली बोन काफ़ी सारे टिश्यू पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड एंड नर्व टिश्यू. The terminal body broad part is called epiphysis and the middle part along the length is called diaphysis or shaft. टर्मिनल एजेस जिस पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि टर्मिनल एजेस को हम एपिफाइसिस कहते हैं और बीच वाले हिस्से को हम डायफाइसिस या शेफ्ट कहते हैं। एमसीक्यूज देने वाला आपको डायफाइसिस और शेफ्ट देके भी आगे पीछे कर सकता है कि पता नहीं कि हमारा स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा भूल जाए, पर नहीं कि डायफाइसिस और शेफ्ट एक ही बात होती है। मैं एक पिक्चर भी शो कर दूंगा जिसमें आपको क्लियरली वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो एजेस हैं उन्हें हम एपिफाइसिस कहते हैं और बीच वाले हिस्से को डायफाइसिस कहते हैं। They also contain a certain cavity filled by a yellow bone marrow. जो एक सर्टेन केविटी है उन्हें बीच में आप बोन को ओपन करोगे तो बीच में एक सर्टेन केविटी ऑफ येलो बोन मेरो भी मौजूद होती है, जिससे येलो बोन मेरो वो बीच में मौजूद होती है। आगे इससे हमारा कोई काम नहीं कि वो क्यों है, किस लिए है, वो आपसे थोड़ा आगे लेवल में होगा। द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोरियम एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोस्टोरियम। आउटर रीजन ऑफ द बोन जो कवर करती है, जो हेल्प करती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हम पेरिस्ट्रियम कहते हैं। द इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोस्ट्रियम कहते हैं। द एंडोस्ट्रियम फर्दर कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन एंड द इनर मास बोन इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। जो एंडोस्ट्रियम है उसे एंडोस्ट्रियम के फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि एक कॉम्पैक्ट बोन जिसे हम हार्ड बोन कहते हैं एंड द इनर मास बोन अंदर वाली स्पॉन्जी बोन। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन आर प्रेजेंट इन एपिफाइसिस। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, द मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन। हाँ, वो एमसीक्यू देने वाला आपसे पूछेगा कि ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन किसी हिस्से में पाए जाते हैं। द मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन आर प्रेजेंट इन एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के हिस्से में पाए जाते हैं, ना कि डायफाइसिस में। वो आपको यहाँ पर एपिफाइसिस, डायफाइसिस, शेफ्ट्स, ऑल ऑफ दीज ऐसे एमसीक्यू ऑप्शन दे सकता है, फिर उनमें से आपसे पूछ सकता है द रेड बोन मेरो आल्सो फाउंड इन द स्पेस ऑफ स्पॉन्जी बोन। रेड बोन मेरो भी उस हिस्से में पाई जाती हैं। रेड बोन मेरो भी आल्सो फाउंड इन स्पॉन्जी बोन, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। There are three types of cells associated with bone. Derived is called osteogenic cell. तीन टाइप्स के सेल जो बोन्स में पाए जाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट। फर्स्ट, ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल। ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल। मैं इनकी ओस्टियोब्लास्ट की क्लियरली पिक्चर भी लगा दूंगा कि ओस्टियोब्लास्ट सेल कौन से होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल आर बोन फॉर्मिंग सेल। जब किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कहीं से भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो वहाँ पर जब हम बैंडेज वगैरह कर के आते हैं तो उसके बाद जो न्यू सेल्स उन बोन्स को साथ में अटैच करते हैं, वहाँ पे न्यू बोन्स मेड होती है, वो ओस्टियोब्लास्ट सेल में ओस्टियोब्लास्ट की वजह से होती है। और जैसे हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, इस हवाले से भी द सिंथेसिस एंड सीक्रेट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस वंस ओस्टियोब्लास्ट आर सराउंडिंग बाय मैट्रिक्स दे बिकम
बिकम ओस्टियोसाइट्स। जब काफ़ी सारे ओस्टियोब्लास्ट एक साथ हो जाते हैं तो उसे हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो मेंटेन द हेल्थी बोन टिश्यू एंड सीक्रेटिंग enzymes and influencing bone mineral contact. They also regulate the calcium releasing from bone tissue to blood. ये कैल्शियम रिलीजिंग का अमल में भी बड़े ज़्यादातर काम करती हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो न्यू बोन्स को फॉर्मेशन करती हैं। ओस्टियोक्लास्ट और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, जिससे बोन डिस्ट्रॉय होती है, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जैसी डिजीज़ भी होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट में। और ऑस्टियोब्लास्ट और बोन फॉर्मिंग सेल, अगर ऑस्टियोब्लास्ट का एक ग्रुप बन जाए तो उसे हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो मेंटेन द हेल्दी बोन्स को मेंटेन वगैरह करता है और कैल्शियम रिलीजिंग के अमल में भी काम आता है। ऑस्टियोक्लास्ट, ये याद रखना, ऑस्टियोक्लास्ट और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ये पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। आगे हम चलते हैं है आगे हम चलते हैं द सेल्स ओस्टियोक्लास्ट परफॉर्म बोन रीअब्जॉर्प्शन। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो रीअब्जॉर्प्शन के अमल में भी काफ़ी तरह काम आती है। द ब्रेकडाउन ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। द वर्क ओस्टियोक्लास्ट इज इम्पोर्टेंट टू द ग्रोथ एंड द रिपेयरिंग ऑफ बोन। ओस्टियोक्लास्ट हमें काफ़ी तरह की मदद देती है, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ बोन, जब deposit of calcium and phosphate हो in blood, and the osteoclast also important for the growth। हमें ग्रोथ के लिए भी काफ़ी तरह इम्पोर्टेंट देती है। एंड द, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द रिपेयरिंग ऑफ बोन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।